Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पैराप्लेजिया के बाकी बचे हुए फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट के बारे में। अपने पिछले वीडियो में जिसमें हमने पैराप्लेजिया के डायग्नोसिस और कुछ फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट के बारे में बात किया था। फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट में हमने बात किया था पैसिव मूवमेंट्स के बारे में। फिर हमने ये भी बात किया था कि कॉन्ट्रैक्चर्स और स्पास्टिसिटी या टाइटनेस को कैसे रोका जा सकता है और कैसे उनसे बचा जा सकता है। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशनिंग के बारे में भी देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज की जाए तो पेशेंट को प्रेशर सोर या बेड सोर जैसी चीजों से बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी पेशेंट को प्रेशर सोर या बेड सोर होता है तो ऐसे पेशेंट में जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है वो डिले हो जाता है। उसी के साथ हमने हाइजीन मेंटेन के बारे में भी देखा था कि पेशेंट की रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, स्पंज बाथ होना चाहिए, पेशेंट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अगर पेशेंट को बेड सोर डेवलप हो गए हैं तो सोर के साइड में लाइनिंग में आइसिंग होनी चाहिए और उसके बाद प्रॉपर उसकी स्टेराइल ड्रेसिंग होनी चाहिए। प्रेशर सोर और बेड सोर्स को अवॉइड करने के लिए पेशेंट के जो बेड है उसको भी चेंज करना जरूरी होता है और पेशेंट को एयर बेड या वाटर बेड में लेटाया जा सकता है। पेशेंट के केयर टेकर को कौन कौन से ध्यान रखना चाहिए ये भी हमने पिछले वीडियो में बात किया। उसके बाद हमने कुछ पैसिव एक्सरसाइजेस के बारे में बात की, जैसे कि हिप फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, हिप रोटेशन। हमने हील कॉर्ड स्ट्रेच के बारे में बात किया। हमने एंकल टू मूवमेंट के बारे में बात किया, टू मूवमेंट के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे सिट टू स्टैंड यानी कि बाकी फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में, डेली लिविंग एक्टिविटीज के बारे में और अंत में हम बात करेंगे फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के बारे में। सिट टू स्टैंड। सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्टेबल चेयर चाहिए। इसी एक्सरसाइज को चेयर स्क्वाट्स भी कहा जा सकता है। स्टेबल चेयर में पेशेंट को चेयर के पास खड़े होना है, फिर अपने नीज को 90 डिग्री का बेंड करके बैठना है। जो फीट है पेशेंट की वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए, मतलब उतने ही दोनों फीट में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना शोल्डर का विड्थ है। बैठने के बाद पेशेंट को स्लोली अपने टोज पे खड़े होना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो नी हमारा है वो हमारे टोज को क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम अगर नी बेंड हो रहे हैं जैसे हम स्क्वाट्स में करते हैं, कि स्क्वाट्स करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा नी हमारे टोस के आगे नहीं जाए। उसी तरीके से हमें चेयर स्क्वाट्स या सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज में भी रखना है कि हमारा नी हमारे टोस के आगे नहीं जाना चाहिए। एक बार खड़े होने के बाद पेशेंट को वापस स्लो और कंट्रोल्ड मैनर में बैठना है। अगर पेशेंट ये करने में कंफर्टेबल नहीं है तो पेशेंट अपने आर्म से सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसको पेशेंट इजीली कर पा रहा है तो उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए पेशेंट अपने
आर्म्स को अपने चेस्ट में क्रॉस कर सकते हैं। इसको करने के बेनिफिट्स क्या है? सिट टू स्टैंड एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने से हमारी जो कोर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, क्योंकि पूरे टाइम कोर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमारी जो थाई मसल्स है उनकी भी स्ट्रेंथनिंग होती है। साथ ही वेट शिफ्टिंग और बैलेंस में भी इंप्रूवमेंट होता है। कुछ इस तरह से हमें सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। एक चेयर लेना है, चेयर के सामने खड़े होना है और खड़े होते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फिट है वो हमारे शोल्डर विड्थ अपार्ट होना चाहिए। उसके बाद स्लोली हमें चेयर में बैठना है। बैठते समय ये ध्यान रखना है कि हमारी नीज हमारे टोज के आगे न जाए, यानी हमारे टो आगे रहे और हमारे नीज हमारे पीछे रहे। बेसिकली एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बैठने के बाद पेशेंट को खड़े होना है स्लोली, और फिर वापस से स्लो और कंट्रोल्ड मैनर में बैठना है। अगर पेशेंट को डिफिकल्ट लग रही है ये एक्सरसाइज, तो पेशेंट अपने आर्म का सपोर्ट भी ले सकते हैं। और अगर इजी लग रही है तो उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने हाथों को आगे की तरफ कर सकते हैं, या फिर पेशेंट अपने आर्म्स को चेस्ट की तरफ क्रॉस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस करने से कोर की स्ट्रेंथनिंग होगी। पैराप्लेजिक पेशेंट में जो थाई की वीकनेस रहती है उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। उसी के साथ साथ पेशेंट में बैलेंस और स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। यूज ऑफ वेस्टिबुलर बॉल। बेसिकली हम वेस्टिबुलर ट्रेनिंग के लिए वेस्टिबुलर बॉल को यूज करते हैं। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग में पेशेंट को क्रॉलिंग, ब्रीजिंग, सिटिंग जैसी एक्टिविटीज में बैलेंस के लिए ट्रेन किया जाता है। बेसिकली एक प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे पेशेंट को अपने बॉडी का प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन रखने के लिए ये इस ट्रेनिंग का यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली हर एक्टिविटी में हम एक वेस्टिबुलर बॉल यूज करते हैं और उसके ऊपर पेशेंट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज हम वेस्टिबुलर ट्रेनिंग या वेस्टिबुलर बॉल की हेल्प से करते हैं वो है सिटिंग। इसके लिए पेशेंट को बॉल के सेंटर में बैठना है और अपने फीट को फ्लैट रखना है ग्राउंड में। इसी पोजीशन में पेशेंट को कम से कम 30 मिनट तक बैठने की कोशिश करना है। शुरुआत में हम 10 मिनट 20 मिनट से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे हम इसे प्रोग्रेस करेंगे 30 मिनट्स तक के लिए। जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ आप 30 मिनट्स बैठ सकते हैं, तब पेशेंट को एक फुट अपना फ्लोर के ऊपर से लिफ्ट करना है, यानी एक पैर जमीन में रहेगा और दूसरा पैर हवा में रहेगा, और उस इस पोजीशन को पेशेंट को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर होल्ड रखने के बाद रिलैक्स होना है, बैठे ही रहना है वेस्टिबुलर बॉल पे और रिलैक्स करना है। दोनों फीट को फ्लैट रखना है फ्लोर पे। उसके बाद पेशेंट को अपना दूसरा लेग लिफ्ट करना है। दूसरा लेग लिफ्ट करने में हमें जो अपना पहले हमने जिस लेग को लिफ्ट किया था उसे अब ग्राउंड में रखना है और फिर दूसरे लेग को हमें लिफ्ट करना है। इस पोजीशन को भी हमें फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर हमें वापस जमीन पे दोनों पैरों को रखना है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से पेशेंट में प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन, सॉरी,
जनरेट होता है और पेशेंट को पेशेंट को सिटिंग जैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करने में और सिटिंग में अपने बॉडी का प्रॉपर कंट्रोल बनाए रखने में हेल्प मिलती है। जब जैसे ही पेशेंट अपने एक पैर को हवा में रखने में कंफर्टेबल हो जाता है, तब इस एक्सरसाइज को और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। इस डिफिकल्टी के लिए पेशेंट को अपने दोनों पैरों को लिफ्ट करना है और लिफ्ट करने के बाद कोशिश करना है कि अपने बॉडी पर बैलेंस मेंटेन रहे। इनिशियली डिफिकल्टी हो सकती है पेशेंट को, तो उसके लिए बैक सपोर्ट दिया जा सकता है। धीरे धीरे पेशेंट अपने दोनों पैरों को हवा में रख करके भी इजीली कुछ सेकंड्स के लिए बैठ सकते हैं। इन तीनों चारों प्रोसेस को करते वक्त ये ध्यान रखना है कि पेशेंट बॉल के ऊपर से नहीं उठे। पेशेंट को कंफर्टेबली बॉल में ही बैठना है। हैमस्ट्रिंग कर्ल। हैमस्ट्रिंग कर्ल बेसिकली हमारे जो अपर थाइज है और जो लोअर लेग्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग और टोनिंग के लिए होता है, जिसे हम कोर स्ट्रेंथनिंग और बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हमारी थाइज और हमारे कोर स्ट्रेंथन है तो हमारे जो लोअर लेग्स भी स्ट्रेंथन रहते हैं और इस स्ट्रेंथनिंग के लिए ही हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करना जरूरी होता है। अब इसके लिए हम बॉल को यूज कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। पेशेंट को फ्लैट लेटना है फ्लोर में, आर्म्स एक्सटेंडेड रहेंगे उसके साइड में और जो बैक ऑफ द काफ है वो पोजीशन रहेगी बॉल में। इसको हम पिक्चर से भी समझेंगे। मतलब पेशेंट का जो लोअर लेग है वो बॉल में रेस्ट करेंगे और जो अपर बॉडी है वो जमीन में फ्लैट रहेगी। धीरे धीरे पेशेंट को कोशिश करना है कि वो अपने ग्लूट्स को या हिप ऊपर की तरफ लिफ्ट करे। इस लिफ्टिंग को या हम एक ब्रीजिंग टाइप एक्टिविटी भी कह सकते हैं, जिसमें पेशेंट को अपने ग्लूट्स लिफ्ट करना है और ये हमें ध्यान रखना है कि लिफ्ट करते समय जो नी बेंट हो वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। हमें अपने हाथों की मदद नहीं लेनी है, मतलब हमें अपने शोल्डर से कोई भी सपोर्ट नहीं लेना है। शोल्डर प्रॉपरली फ्लैट रहेंगे फ्लोर पे। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले पेशेंट को जो लोअर लेग है यानी हमारे जो काफ मसल्स है वो रेस्ट करेंगे हमारे बॉल पे। बाकी हमारी जो बॉडी है वो ग्राउंड पे, शोल्डर्स हमारे फ्लैट रहेंगे फ्लोर में। फिर धीरे धीरे हमें कोशिश करना है कि हमें अपने ग्लूट्स को लिफ्ट करना है और लिफ्ट करते समय हमारा जो फुट है वो बॉल पे रेस्ट करेगा। ग्लूट्स और बॉल जब जब ग्लूट्स हम रेज करेंगे तो उस वक्त हमें कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है। इस होल्ड को मेंटेन करने से पेशेंट की ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग, हैम्स की स्ट्रेंथनिंग और साथ ही लोअर लेग की भी स्ट्रेंथनिंग होती है, जिनसे पेशेंट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। क्योंकि अगर हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारी स्ट्रेंथन है और साथ ही इस एक्सरसाइज में कोर का भी इन्वॉल्वमेंट, तो अगर हमारी कोर मसल्स, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स ये अगर स्ट्रेंथन है तो इससे हमारी बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। इस स्टेबिलिटी की हेल्प से पेशेंट को एम्बुलेट करने में या पेशेंट को अपनी डेली एक्टिविटीज करने में जल्द से जल्द हेल्प मिलती है। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी सुपाइन लेग ट्विस्ट। सुपाइन लेग ट्विस्ट बेसिकली हमारी कोर को डेवलप करने में हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट अपने जो स्पाइनल फ्लेक्सर्स
और रोटेटर्स है, तो इनमें पेशेंट को हेल्प मिलती है उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। यहाँ तक कि हमारे जो फ्रंट एब्डोमिनल वॉल है, जो ऑब्लिक्स है, उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। सो बेसिकली हमारे जो सुपाइन लेग ट्विस्ट है, इनसे हम अपने कोर में स्पाइन फ्लेक्सर्स, रोटेटर्स, हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है, ऑब्लिक्स है, इनकी हम फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को बॉल का यूज कैसे करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले पेशेंट को फ्लैट लेटना है फ्लोर में, उसके आर्म्स एक्सटेंडेड रहेंगे, लेग्स को पेशेंट फ्लैट रखना है फ्लोर में और आइदर साइड ऑफ दी बॉल, मतलब कि बॉल जो रहेगी दोनों पैरों के बीच में रहेगी और तो पैर अगल बगल में रहेंगे। कुछ इस तरह से हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। यानी पेशेंट को फ्लैट लेटना है, बॉल को प्लेस करना है और लिफ्ट करना है, और लिफ्ट करते समय बॉल को अपने पैरों की मदद से रोटेट करना है। इस रोटेशन को करने से पेशेंट के जो स्पाइनल फ्लेक्सर से, रोटेटर से, साथ ही कोर एब्डोमिनल मसल्स इनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, और स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप होती है। जैसा कि मैंने बताया कि हमें अपने लेग्स के बीच में बॉल प्लेस करना है, फिर हमें ट्विस्ट करना है लेग्स को। ऐसे ट्विस्ट करना है कि एक बार हमारा जो राइट लेग है वो बॉल के फ्रंट में आए, और फिर हमें लेफ्ट लेग को ट्विस्ट करना है, फिर हमें राइट लेग को ट्विस्ट करना है। सो इस तरीके से हमें ट्विस्टिंग मूवमेंट करना है। ट्विस्ट भी जब भी हम ट्विस्टिंग मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हम राइट लेग का ट्विस्टिंग मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो लेफ्ट लेग है वो पीछे हो जाएगा। इस पोजीशन में हमें पॉज लेना है, हमें होल्ड करना है, उसके बाद हमें फिर से ट्विस्ट करना है, और फिर हमारा जो लेफ्ट लेग है वो आगे हो जाएगा और राइट लेग हमारा पीछे हो जाएगा। इस पोजीशन में भी हमें होल्ड करना है। इनिशियली इसको 5 to 10 रेप्स से किया जा सकता है, और उसके बाद इसको प्रोग्रेस किया जाता है 10 से 20 स्टेप्स, 20 रेप्स में। रिपीटिशन एक्टिविटी बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए एक की फैक्टर होते हैं, जैसे कि एंगुलेशन ट्रेनिंग हमें हमेशा पेशेंट को अपराइट पोजीशन में करवानी। अगर पेशेंट का बैलेंस कम है तो हमें असिस्टेंस भी देना है। एंगुलेशन ट्रेनिंग जैसे कि गेट ट्रेनिंग है, उसके हर फेज में हमें पेशेंट में ध्यान रखना है, और पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि उसका जो पोजीशन रहे वो अपराइट पोजीशन रहे। इसलिए इसके लिए हम फोर आर्म क्रचेज यूज कर सकते हैं, आर्मपिट क्रचेज यूज कर सकते हैं, वॉकिंग फ्रेम यूज कर सकते हैं, या केन यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो वॉकिंग फ्रेम यूज किया जाता है, क्योंकि उसका जो सपोर्ट होता है वो वाइड होता है। फिर हम आते हैं आर्मपिट क्रचेज में, फिर उसके बाद हम आते हैं फोर आर्म क्रचेज में, और फिर हम आते हैं सबसे लास्ट में केन में। क्योंकि केन का जो बेस होता है वो उसका एरिया कम होता है, इसलिए सपोर्ट जो मिलता है पेशेंट को वो भी कम मिलता है। और वॉकिंग फ्रेम का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, इससे पेशेंट को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है और बॉडी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड उसको रहती है। इसको करते वक्त पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि उसका जो पोजीशन है, बॉडी जो पोस्चर है वो अपराइट पोस्चर होना चाहिए। और हर फेज में हमारा जो हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, ऐसे करके जो हमारे फेजेस होते हैं गेट ट्रेनिंग के, उस हर फेज में पेशेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और साथ ही पेशेंट का पोजीशन बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट अपराइट पोजीशन में रहे। बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को सबसे पहले करना है साइड लेग रेज।
इसके लिए पेशेंट को एक चेयर या एक काउंटर का सपोर्ट लगता है। पेशेंट को चेयर या काउंटर के साथ खड़े हो जाना है। अपना एक अपना एक पैर पेशेंट की जमीन में रखना है, उसके फुट फ्लैट होने चाहिए ग्राउंड में, और दूसरा अपना जो पैर है उसके नीज को हमें बेंड करना है, ये हवा में लिफ्ट करना है। जैसे हमने अगर सबसे पहले राइट लेग को लिफ्ट किया है तो हमारा जो लेफ्ट लेग है वो जमीन में रहेगा। उसके बाद हमें राइट लेग को फ्लोर में रखना है और लेफ्ट लेग को लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के साथ ही हमें पेशेंट कुछ देर तक होल्ड रखना है, सो दैट पेशेंट एक पैर में भी अपनी बैलेंस मेंटेन करना सीख जाए। इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से कम 10 टाइम्स रिपीट करना। क्लॉक रीच, इसको करने के लिए पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में आना है और अपने लेफ्ट हैंड से एक चेयर को ग्रिप करना है। तो ये इमेजिन करना है कि घड़ी में पीछे जो है 12 o'clock है और आगे 6 है, मतलब कि पीछे 12 बज रहे हैं और आगे 6। सो एक स्ट्रेट एंगल हमें, जो हमारे घड़ी की सुई में अगर 12 और 6 होते हैं तो हमें ये स्ट्रेट मिलती है। तो हमें अपने लेफ्ट लेग में खड़े होना है और अपने राइट आर्म को एक बार 12 बजे, फिर 3 बजे और 6 की तरफ फेस करना है। सो बेसिकली हमने जो अपने हाथ है उसको 12 o'clock, 3 o'clock और 6 o'clock की तरफ करना है। इससे बेसिकली हमारा जो मूवमेंट है वो होता है फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइडवर्ड हमारे आर्म्स का। और क्योंकि हमारा एक पैर जमीन में है, जो हमारा लेफ्ट लेग है वो हमारा जमीन में है और हमारा जो राइट लेग है वो एयर में है, सो हमें एक पैर में बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है। एक पैर में बैलेंस मेंटेन करते हुए हमें कोई एक्टिविटी, स्विंगिंग मूवमेंट करने का जो सपोर्ट है वो भी मिल जाता है, तो पेशेंट की एक बैलेंस ट्रेनिंग हो जाती है। लेग स्विंग्स, लेग स्विंग्स परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने राइट लेग में खड़े होना और जो लेफ्ट लेग है उसे 3 to 6 इंचेस ऊपर रेज करना, यानी हमें फ्लोर से जो लेफ्ट लेग है उसे 3 to 6 इंचेस रेज करना। इसको करते वक्त हमें जो आर्म है वो साइड में रखना है और अपने जो लेफ्ट लेग है उसे स्विंग करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो टॉर्सो है, हमारा जो पोस्चर है वो इरेक्ट पोस्चर होना चाहिए। आगे की तरफ बेंड या पीछे की तरफ बेंड नहीं होना चाहिए। इसी मूवमेंट को हमें रिपीट करना है और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा फुट ग्राउंड को टच ना करे। फिर हमें इसको लेफ्ट फुट को हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमें भी स्विंग करना है। अभी हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड किया, अब हमें लेफ्ट और राइट भी स्विंगिंग मूवमेंट करना है। फिर हमें इसको स्विच करना है, हमें जो राइट लेग है उसे रेज करना है और लेफ्ट लेग हमारा जमीन में रहेगा। फिर राइट लेग से हमें पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड स्विंगिंग मूवमेंट करना है, फिर हमें साइड वे स्विंगिंग मूवमेंट करना है। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर दें। इनिशियली पेशेंट सपोर्ट ले सकता है एक बॉल का अपने एक हाथ से, जो कि अपोजिट हैंड होगा। अगर हम लेफ्ट लेग रेज कर रहे हैं तो राइट हैंड से हम सपोर्ट ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये सपोर्ट कम कर दें।
पेशेंट को अगर लेफ्ट लेग रेज कर रहा है तो उसे पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करना है और फिर साइडवेज मूवमेंट करना है। सेम यही चीज हमें राइट लेग के साथ भी रिपीट करनी है। तो पेशेंट को पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है राइट लेग के साथ और उसके बाद पेशेंट को ये रोटेट करना है साइडवेज और लेफ्ट साइड और राइट साइड। फ्लेमिंगो स्टैंड। फ्लेमिंगो स्टैंड करने के लिए पेशेंट को अपने फीट टुगेदर साथ में रखने हैं, आर्म्स साइड में रिलैक्स रखना है और एक चेयर को होल्ड करना है अगर उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। एक नी को बेंड करके फुट को स्लाइटली ग्राउंड के ऊपर लिफ्ट करना सो दैट जो पूरी बॉडी का बैलेंस है वो सिर्फ एक लेग पे रहे। इसको करने से हमारी बॉडी एक पैर पे भी बैलेंस मेंटेन करने के लिए ट्रेन होती है और ये एक बहुत ही अच्छी बैलेंस ट्रेनिंग का मेथड। जब हमने एक पैर लिफ्ट किया है तो हमारी बॉडी एक पैर में पूरी पूरे बॉडी का जो वेट है वो एक पैर में आया है। इस पोजीशन को हमें कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना और होल्ड रखने के बाद दूसरे पैर से हमें रिपीट करना। यानी अगर हमने पहले लेफ्ट लेग किया था तो अब हमें राइट लेग से इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। सिंगल लिग स्टैंड्स विथ आर्म। इसके लिए पेशेंट को दोनों फीट एक साथ रख के खड़े होना है, आर्म्स साइड में रिलैक्स होंगे। एक चेयर को होल्ड कर सकता है पेशेंट अगर उसे सपोर्ट की जरूरत है। उसके बाद हमें ये अपने लेफ्ट आर्म को ओवरहेड रेज करना है और अपने साथ ही अपने लेफ्ट लेग को भी फॉरवर्ड और ऊपर की तरफ रेज करना है। यानी हमारी बॉडी का एक साइड पूरे एक साइड लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग ऊपर रेज रहेगी और हमारी बॉडी सिर्फ राइट लेग के सपोर्ट से रहेगी। इसके लिए पेशेंट राइट आर्म से चेयर को ग्रैब कर सकता है सपोर्ट के लिए। इस एक्सरसाइज को करते वक्त पेशेंट को 10 सेकंड का होल्ड रखना है और फिर रिपीट करना है दूसरे साइड से। टू दी लाइन। पेशेंट को अपने आर्म्स रिलैक्स रख के साइड अपने साइड्स में प्लेस करना है। फिर पेशेंट को अपना एक फुट अपने दूसरे फुट के आगे प्लेस करना सो दैट कि एक फुट का हील और दूसरे फुट का टो दोनों कांटेक्ट में रहे और इसी पोजीशन में पेशेंट को खड़े रहना है। इस पोजीशन को करने से पेशेंट में बैलेंस बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने की ट्रेनिंग होती है। सो जैसा हमने देखा कि फ्लेमिंगो स्टाइल में पेशेंट को एक पैर में खड़े रहना है, दूसरे पैर को लिफ्ट करना है। सिंगल लिंग स्टैंड्स विथ आर्म में पेशेंट को एक पैर को रेज करना है और उसी तरफ के आर्म यानी अगर हम लेफ्ट लेग को रेज कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट आर्म को भी रेज करना है। टू दी लाइन में पेशेंट को एक दोनों फिट साथ में रखने हैं और ऐसे प्लेस करने हैं कि एक फिट का टो और दूसरे फिट का हील दोनों एक क्लोज कांटेक्ट में रहे। इसी को पेशेंट को कम से कम चलते हुए 15 से 20 स्टेप्स रिपीट करने। यानी पहले अगर लेफ्ट लेग हमारा पीछे था फिर हमारा राइट लेग आगे रहेगा, फिर हमें कंसेक्यूटिव स्टेप्स के लिए यही रिपीट करना है कि फिर हमें लेफ्ट लेग आगे रखना है, राइट लेग पीछे रखना है। तो इस मूवमेंट को करने से पेशेंट में बैलेंस ट्रेनिंग और साथ ही कोऑर्डिनेशन भी अचीव किया जा सकता है।
वॉक अराउंड द क्लॉक एक्सरसाइज। पेशेंट को खड़े होना है, स्ट्रेट, दोनों फीट टुगेदर रखना है और शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। फिर पेशेंट को एक बॉडी में एक रिजिड, जैसे पेशेंट अपनी बॉडी एक रिजिड रखेगा और उसमें एक क्लॉक रहेगी। क्लॉक में क्लॉक राउंड द क्लॉक में पेशेंट को एक सर्कल में चलना होता है। मतलब एक पेशेंट को सर्कुलर मूवमेंट करना है। सर्कल में चलते समय पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि एक सर्कल पहले मूव करें, फिर उसके बाद वो 1 मिनट में मूव करें। मतलब पहले पेशेंट को एक सर्कल कंप्लीट करना है, फिर अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो पेशेंट को कंटिन्यूस एक मूवमेंट रिपीट करना है। इसी को पेशेंट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज दोनों तरफ से रिपीट करना है। मार्चिंग एक्सरसाइज। मार्चिंग एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को एक चेयर या काउंटर की जरूरत पड़ेगी। पेशेंट को एक चेयर या काउंटर के सपोर्ट से खड़े हो जाना है और इस काउंटर को तब होल्ड नहीं करना है अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब अगर पेशेंट को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तभी इसको करना है। उसके बाद हमें अपने नीज को अल्टरनेटली लिफ्ट करना है एज हाई एज पॉसिबल। जितना ऊपर जा सके नीज उतना लेके जाना। लेफ्ट राइट पेशेंट को ये अल्टरनेट मूवमेंट करना है। इसके बाद पेशेंट इसी को करते साथ ही पेशेंट को 1 2 1 2 ये काउंट करते रहें, जिसे हम मार्चिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे एक बार लेफ्ट नी ऊपर जाएगा, फिर राइट नी ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। सो एक मार्चिंग एक्सरसाइज होती है जिससे पेशेंट की मोबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और साथ ही क्योंकि पेशेंट कुछ सेकंड के लिए एक पैर में रहता है तो उस वक्त पेशेंट की बैलेंस भी होती है और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट भी होता है। हील टू वॉक। हील टू वॉक के लिए पेशेंट को अपने हील के सहारे वॉक करना है और कुछ स्टेप्स। इनिशियली पेशेंट 15 to 20 स्टेप्स कवर कर सकता है। उसके बाद इन स्टेप्स को इंक्रीज करना। हील वॉकिंग के बाद पेशेंट को यही चीज रिपीट करनी है टोज के साथ। यानी कि पेशेंट को अब टो वॉकिंग करनी है। इनिशियली 15 to 20 स्टेप्स कवर करना है और उसके बाद पेशेंट को अपने स्टेप्स इंक्रीज करने। हील टू वॉक करने से पेशेंट में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। ये एक तरह से बैलेंस ट्रेनिंग और साथ ही कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग के साथ साथ गेट इंप्रूव करने में भी पेशेंट की हेल्प मिलती है। वॉकिंग हिल टू टो। वॉकिंग हिल टू टो करने के लिए पेशेंट को अपना जो एक फुट है उसका हील और दूसरे फुट का टो ऐसे प्लेस करना और दोनों टच होने चाहिए एक दूसरे से। मतलब लेफ्ट लेग का फुट और राइट लेग की टो, यानी लेफ्ट लेग का हील और राइट लेग की टो ये टच होनी चाहिए। फिर उसके बाद पेशेंट को इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए वॉक करना। मतलब पेशेंट को एटलीस्ट 20 स्टेप्स कवर करना। हील और टो का अल्टरनेट मूवमेंट होता रहेगा। यानी पहले राइट लेग आगे, फिर लेफ्ट लेग आगे। सो
एक फुट का हील आगे और दूसरे फुट का टो आगे, और दोनों चीजें टच होनी चाहिए। इसी को करते हुए पेशेंट को इनिशियली कम से कम 20 स्टेप्स रिपीट करना। इस 20 स्टेप्स को रिपीट करने के बाद अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो इस स्टेप्स को और इंक्रीज करना। 1 leg clock with arm। 1 leg clock with arm करने के लिए पेशेंट को एक सर्कल, एक घड़ी जैसा अपने बनाना है, और उसके सेंटर में पेशेंट को खड़े होना। अब एक विजुअलाइज करना है कि एक घड़ी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स मेंशन हुए, जैसे कि 12, 3, 6, 9। पेशेंट को कंफर्टेबली सेंटर में खड़े होना है और अपने एक पैरों से पेशेंट को उस घड़ी की सुइयों के जैसे, मतलब घड़ी के मिडल के जैसे पेशेंट को अपने पैरों को मूव करना। इसका मतलब सर्कुलर मूवमेंट में पेशेंट को मूव करना। और मूव करते वक्त जब 12 से 6 यानी हो जाए तो पेशेंट को अपना डायरेक्शन भी चेंज करते रहना, और साथ डायरेक्शन चेंज करते हुए पेशेंट को अपने पैरों का मूवमेंट करना। इसके बाद पेशेंट को यही चीज अपने दूसरे पैरों से भी करना, सो दैट पेशेंट के दोनों पैरों में बराबर का बैलेंस रहे और दोनों पैरों में एक इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन रहे। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। इसके लिए पेशेंट को ट्रेन करना है कि वो अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, जैसे कि ईटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, ट्रांसफरिंग, टॉयलेटिंग या वॉकिंग अराउंड। तो पेशेंट को इन सब के लिए इनिशियली एक असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और उस असिस्टेंस को धीरे धीरे पेशेंट के ऊपर से कम करना है। यानी पेशेंट को ट्रेन करना है कि अपनी एक्टिविटी में खुद कर सके। हिप अबडक्शन। हिप अबडक्शन करने के लिए पेशेंट को एक स्टेबल चेयर की जरूरत पड़ेगी। पेशेंट को कंफर्टेबली चेयर में बैठना है और चेयर के एज में बैठना है। अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और नीज को स्ट्रेट रखना है। अपनी जो एक नी है उसको स्ट्रेट रखना है। जो हमारा दूसरा पैर है उससे पेशेंट को अपनी चेयर के बाहर की तरफ लेके जाना है। मतलब हमें अपने चेयर के बाहर बॉडी से दूर लेके जाना है। इसको करते वक्त पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि पेशेंट अपने कोर को टाइट रखे, और अगर जरूरत पड़े या पेशेंट कंफर्टेबल है तो इसकी को ये पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। अगर सिटिंग और स्टैंडिंग में कैपेबल नहीं है पेशेंट, तो इसी एक्सरसाइज को पेशेंट लेट करके भी कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें हम अपने जो हिप के मोबिलिटी है उसको हम इंक्रीज करते हैं। और अगर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इससे हमारी जो हिप मसल्स है वो स्ट्रेंथन होती है, हमारी कोर भी स्ट्रेंथन होती है, लेग्स हमारे स्ट्रेंथन होंगे, हमारी बैक स्ट्रेंथन होगी, और हमारे बॉडी की कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। अपने चेयर के एज में हमें बैठना है, और एज में बैठने के बाद पेशेंट को एक नी बेंड रखना है और दूसरे नी को स्ट्रेट रखना है। जो हमारा टो होगा वो टूवर्ड द सीलिंग पॉइंटेड होगा, और हमारा हील वो ग्राउंड पे रेस्ट करेगा। उसके बाद पेशेंट को अपने हील को स्लाइड करते हुए अपने पैर को बॉडी से बाहर की तरफ लेके जाना, और फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना। इसी एक्सरसाइज को पेशेंट अगर सिटिंग में कर पा रहे हैं तो उसको प्रोग्रेशन कराने के लिए पेशेंट को स्टैंडिंग में करवाना।
अगर पेशेंट सिटिंग में भी नहीं कर पा रहे हैं तो पेशेंट को इसी एक्सरसाइज को लेटा करके भी करवाया जा सकता है। हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को एक फ्लैट और फर्म सरफेस में लेटना है, जैसे कि बेड हो या मैट हो। उसके बाद दोनों नीज को बेंड रखना है और जो फीट है वो ग्राउंड में फ्लैट है। पेशेंट के हाथ दोनों साइड्स में रहेंगे, पाम डाउन। अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ही पेशेंट को अपने हिप को ऊपर की तरफ रेज करना, बेसिकली एक ब्रिज बनाना। इस पोजीशन पे पेशेंट को होल्ड रखना है, उसको नीचे करना। और इंटरेस्ट बनाने के लिए इस एक्सरसाइज को और डिफिकल्ट बनाने के लिए पेशेंट एक फुट को रेज भी कर सकते हैं। वन लेग ब्रिज जिसे हम कहते हैं, तो सिंगल लेग ब्रिज परफॉर्म कर सकता है पेशेंट। इसको करने के लिए पेशेंट को अपने एक लेग को लिफ्ट करना है और दूसरे लेग बेंड रखना है, so that उसकी वेंटिलेशन हो सके। पेशेंट की फ्लोर की स्टेबिलिटी होती है, पेशेंट की जो ग्लूट्स है वो भी स्ट्रेंथन होते हैं, लोअर बैक की जो मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। मसल्स हमारी स्पाइन को सपोर्ट करती है, स्ट्रेंथनिंग। इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इनिशियली दोनों पेशेंट को जमीन में फ्लैट लेटना, दोनों नीज को बेंड करना और नीज को बेंड करने के बाद अपने हिप को रेज करना। रेज करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारी जो कोर है वो स्पाइन पोजीशन है और वहाँ पे हम सेकंड में होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद पेशेंट को लोअर बैक करना। इसी को और डिफिकल्ट बनाने के लिए पेशेंट अपना एक कनेक्शन कर सकता है और उसके बाद अपने हिप को रेज करें और रेज करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट करें। इन रेजेस पेशेंट इनिशियली सिटिंग पोजीशन में स्टूडेंट पेशेंट अपने टोस पे खड़े होना और रेपिटेशन करना है, कम से कम 10 रेपिटेशन करना। उसके बाद पेशेंट साइलेंट पोजीशन में भी इसको परफॉर्म कर सकता है। वॉल को सपोर्ट में काम कर चेयर को सपोर्ट से एक्टिविटी कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए कंफर्टेबली लोअर चैनल चेस्ट की तरफ लेफ्ट चेस्ट की तरफ खींचकर इस करते वक्त हमारा जो राइट लेग है एक्सटेंडेड रहे। लेफ्ट लेग को एक्सटेंड करना है और चेस्ट की तरफ लेके आना है। इसको करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने कोर रखना है और वेट रखना है। इसको हमें रिपीट करना है अल्टरनेटली और कम से कम 5 to 10 रेपिटेशन पैरों के साथ करना है। इस तरीके से हम ये भी चेस्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। एक मिनट लेफ्ट में इसको हमें पुल करना है। पुल करने के बाद इसी चीज को हमें फॉरवर्ड के साथ रिपीट करना है। राइट नंबर से हमें लिफ्ट करना है और लेफ्ट लोग हमारा फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन।
Basically, also electrical stimulation session muscles to stimulate electrical pathways of stimulation here. It means what patient is on how to stimulate to basically help to move the muscles with electrical current deliver कराते हैं हमारी muscles electrical current deliver होता है this exercise potential to generate electric current muscles band develop इसको repeatedly करने से हमारी जो muscles है वो retraining contraction है relaxation जैसे movements को करने से almost 1960 से इस technology या इस technique के लिए पूरी community जो therapy हुई है और rehabilitation उम्मीद करता हूँ कि मेरा द्वारा दिया गया मीडिया सेशन आपको पसंद आया होगा आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा इसी के साथ